नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। और आज अपन ये दूसरी क्लास है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि जो पहली क्लास में अपन ने सिलेबस एनालिसिस वगैरह किया था उसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा और कंप्लीट सिलेबस याद किया होगा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपने सोल्व किया होगा, ठीक है। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में जो 10 अध्याय थे, जो 10 अध्यायों के नाम मैंने आपको बताए थे वो आपने याद कर लिए होंगे, ठीक है। आज अपन उन अध्यायों को क्रमवार तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला अध्याय क्या था उसको अपन आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, 60 दिन का टाइम है। बहुत ही आराम से, बहुत ही बड़े तरीके से बुक सामने लेके बैठना और साथ में मैच करते जाना। जो चीज़ समझ में नहीं आई उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो पहला क्या है, संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ। पहली धारा का नाम क्या है, संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ। 1 या 2 दिन आपको बड़ा मुश्किल लगेगा ये चीज़ें समझनी। जब इनसे आप फेमिलियर हो जाओगे ना तो बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा। कानूनी भाषा की चीज़ें थोड़ी बड़ी मुश्किल से समझ में आती है, तो आप थोड़ा सा गौर करके सुन लेना और खुद के नोट्स इस टाइप से बना लेना कुछ, ठीक है ना। इसमें कुछ चीज़ और ऐड करनी हो ना तो आप ऐड कर लेना, ठीक है। जितनी चीज़ें आपके समझ में आती है उतनी, ठीक है जी। अब पहली धारा को पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अध्याय 1 के बारे में बात कर रहे हैं। अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, पहली और दूसरी, जिसमें पहली धारा के बारे में बात कर रहे हैं। पहली धारा क्या है, संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ। इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। सिलेबस में लिखा है, कोई मोटी बात नहीं है। दूसरा क्या है, इसका प्रसार कहाँ का होगा, यानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो है वो अपने राजस्थान में कहाँ कहाँ काम करे, कहाँ कहाँ इसके उपबंध लागू होंगे अपने राजस्थान में, ठीक है। इसका प्रसार कहाँ कहाँ है, तो इसका प्रसार है संपूर्ण राजस्थान में, पूरे राजस्थान में इसका प्रसार है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सैन्य या छावनी क्षेत्रों को छोड़कर, सैन्य या छावनी क्षेत्रों को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि सैन्य क्षेत्र और छावनी क्षेत्र जो होते हैं वो किसका विषय होते हैं, वो केंद्र सूची का विषय होते हैं, ना कि राज्य सूची का। ये गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, ठीक है, इसलिए इनको छोड़ा गया है। और उसके अलावा ये पूरे राजस्थान में लागू है, ठीक है, पूरे राजस्थान में इसका प्रसार है। उसके बाद में लिखा हुआ है प्रारंभ। प्रारंभ कब से होता है ये, अच्छा जी, प्रारंभ होता है, इसके लिए एक लाइन अपने मतलब इसके अंदर अधिनियम के अंदर लिखी हुई है कि जिस दिन राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी, जो दिन राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी उस दिन से लागू माना जाएगा। और गजट में नोटिफाई राज्य सरकार ने कब किया था, उसको किया था 15 सितंबर 2009 को। तो लागू कब होता है, 15 सितंबर 2009 को। और राज्यपाल की स्वीकृति इसको मिल जाती है 11 सितंबर 2009 को। कोई बड़ी बात नहीं है, पहली धारा आपको आराम से याद कर सकते हो, याद करने की चीज़ है। संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, प्रसार संपूर्ण राजस्थान में, सैन्य क्षेत्र और छावनी क्षेत्र को छोड़कर। और उसके बाद में इसका प्रारंभ कहाँ पे होता है, प्रारंभ कब होता है, प्रारंभ होता है इसका 15 सितंबर 2009 को। 15 सितंबर 2009 को ये गजट में नोटिफाई कर दिया जाता है, राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाता है, ठीक है। और राज्यपाल की स्वीकृति इसको मिलती है 11 सितंबर 2009 को। तो पहली धारा अपनी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। दूसरी धारा में अपनी परिभाषाएं लिखी हुई है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, 60-70 परिभाषाएं करीब लिखी हुई है। तो आप उनको पढ़ने में टाइम खराब ना करना, ठीक है। तो उनको आप जब अपन आगे पढ़ेंगे ना, आगे जब पढ़ते जाएंगे तो आगे जैसे जैसे कोई शब्द आएंगे, क्योंकि लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी क्लिष्ट है, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है। तो जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे ना धाराओं में, जो टर्म वहाँ पे आएगी तो उसको अपन वहीं पर समझेंगे, वहाँ पे समझना आसान रहेगा, क्योंकि उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसके बारे में पढ़ते हुए उस शब्द के बारे में उसकी व्याख्या करना आसान हो जाता है, तो आप आराम से समझ पाओगे वहाँ पे। तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 2-3 पेज है, आराम से छोड़ देना। कुछ मोटी मोटी परिभाषाएं हैं वो देख लेना, आपकी समझ में भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं धारा नंबर 3 से। अब अपन अध्याय 2 की बात करते हैं, ठीक है। अध्याय 2 में क्या है, 3 से 50 तक की धाराएँ हैं और इसका नाम क्या है, नगर पालिका का गठन और शासन, ठीक है। याद करवाया हुआ है, पहले से याद कर लेना। इस चीज़ को फिर से याद बोल रहा हूँ, आप सिलेबस ढंग से याद कर लेना। दूसरे अध्याय का नाम है नगर पालिका का शासन और गठन। 3 से 50 तक धाराएँ आती है, ठीक है। और नगर पालिकाओं के गठन और शासन में अपन क्या पढ़ेंगे, नगर पालिकाओं के पास मतलब उनका गठन कैसे किया जाता है, और नगर पालिका की सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है, वार्डों का निर्धारण कैसे होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य कौन से होते हैं, मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, और पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, ठीक है। और इसके साथ में वार्डों का निर्धारण कैसे किया जाता है, अच्छा ठीक है। इसमें समयावधि, शपथ, कार्यावधि के बारे में सब कुछ इसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात अपनी पहले हो चुकी थी। अब अपन आगे बात करते हैं कि इसमें जो धारा 3 है, इसमें धारा 3 है उसका नाम है नगर पालिका का परिसीमन, ठीक है। धारा 3 से अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, जिसमें धारा 3 का नाम है नगर पालिकाओं का परिसीमन। परिसीमन का इंग्लिश में मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिलिमिटेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिलिमिटेशन। और इसका अर्थ क्या होता है परिसीमन का,
परिसीमन का अर्थ होता है नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन। सीमाओं में कैसे कैसे परिवर्तन करेंगे अपन, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। अच्छा, धारा 3 है, इसलिए आपको 3 बातें स्टार्टिंग में याद रखनी है, ठीक है। किताब में क्या है, जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टफ जरूर है, पर उसमें क्रम वाइज ऐसी सारी चीज़ें दी हुई है, उन चीज़ों को अपन क्रम वाइज पढ़ने के बजाय पैरेलल तरीके से पढ़ेंगे। सारी चीज़ें एकदम पैरेलल पढ़ेंगे, उसमें क्रम वाइज दी हुई है, अपन पैरेलल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेना, आप समझ में आ जाएगा आपकी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, नगर पालिकाओं का परिसीमन, इसमें पहले 3 पॉइंट याद रखने हैं अपने को। पहला पॉइंट कौन सा है कि नगर पालिकाओं में परिसीमन यानी नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति जो होती है वो किसके पास होती है, वो होती है राज्य सरकार के पास। किसके पास होती है, राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार गजट में नोटिफाई करके नगर पालिकाओं में परिसीमन कर सकती है, यानी राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकती है। ये शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अच्छा, इसमें जो सीमा चिन्हों का निर्धारण होता है, और सीमा का जो निर्धारण होता है ना, वो कौन करता है, सीमा चिन्हों का निर्धारण इसमें करता है कलेक्टर। कौन करता है, कलेक्टर जी करते हैं, ठीक है जी। कलेक्टर साहब करते हैं कि यहाँ से सीमाओं का निर्धारण वो करते हैं, और या फिर उनके द्वारा निमित्त कोई प्राधिकृत व्यक्ति है, यानी उनके द्वारा उनके जो अंडर काम करने वाला है, ठीक है, जो ऑथराइज्ड व्यक्ति है, उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इसका ये काम उसको सौंप सकते हैं। जिस तरह से तहसीलदार हुआ, SDM साहब हुए, तो उनको ये काम भी सौंप सकते हैं, ठीक है। तो सीमा का निर्धारण या सीमा चिन्हों का निर्धारण किसके द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा, या उनके द्वारा निमित्त किसी प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है, इसके अंदर खर्चा, यानी कि सीमा निर्धारण करने में खर्चा तो आएगा कि पहले बाउंड्री यहाँ थी, अब उन उपकरणों को आगे ले जाके दूसरी जगह बाउंड्री में स्थापित किए जाते हैं, और अदर कोई बाउंड्री के लिए कोई सीमा चिन्ह लगाए जाते हैं, कोई पोल वगैरह लगाए जाते हैं, और उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने का भी खर्चा आता है, ठीक है। तो उन सारे कामों का जो खर्चा होगा ना, इन सारे उपक्रमों का जो खर्चा होगा वो किसका लगेगा, वो संबंधित नगर पालिका का होगा। संबंधित नगर पालिका मतलब जिसकी सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो धारा 3 में 3 चीज़ें। पहली, शक्ति किसके पास है, इसमें राज्य सरकार के पास। सीमा निर्धारण का काम कौन करता है, कलेक्टर साहब करते हैं, या उनके द्वारा निमित्त कोई प्राधिकृत व्यक्ति करता है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखें, तीसरी बात है कि खर्चा किसका लगेगा, खर्चा लगेगा उससे संबंधित नगर पालिका का। 3 बातें याद हो गई, ठीक है साहब। उससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नगर पालिकाओं की सीमाओं में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, इसका बड़ा हवा बना हुआ है। आप लोग खुद बैठ के सोचना इस चीज़ को। आपके घर में कोई प्लॉट वगैरह होगा, आपका घर को कोई चीज़ होगी, उसके बारे में सोचना कि इसकी सीमाओं को बढ़ाया जा, इसकी सीमाओं में परिवर्तन कितने प्रकार से कर सकता हूँ मैं, खुद सोचना। बाकी कुछ बचता नहीं है उतना सोचने के बाद में। कोई नगर पालिका है और उस नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन करना है अपने को, और परिवर्तन कितने प्रकार से होगा वही चीज़ तो देखनी है। अभी आपको मैं 5 पॉइंट मोटा मोटी बता रहा हूँ, 1-2 पॉइंट जो बचेगी इसके बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। पहले 5 पॉइंट ध्यान से सुन लो। कौन कौन से, ये नाम याद करना, गठन, विघटन, प्लस, माइनस और अदला बदली। अदला बदली को एक बार ध्यान से समझना, ठीक है, गलत मत लेना इसको, ठीक है। गठन, विघटन, प्लस, माइनस, अदला बदली, ठीक है जी। 5 पॉइंट है। गठन का मतलब कोई नगर पालिका को गठित कर दिया यार। कोई नगर स्थानीय क्षेत्र था, नगर पालिका थी नहीं पहले, उसको नगर पालिका बना दिया तो नगर पालिका का गठन हो गया। विघटन मतलब पहले नगर पालिका थी, उसको तोड़ दिया, वो नगर पालिका नहीं रही। 2 चीज़ तो ये होगी, या तो नगर पालिका बना दो नहीं, या फिर जो नगर पालिका थी उसको तोड़ दो, उसका विघटन कर दो। 2 चीज़ें हो सकती है, आपको भी पता है। 2 चीज़ें तो पॉसिबल है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, कोई नगर पालिका है उसमें कोई स्थानीय क्षेत्र ऐड कर दो, प्लस कर दो उसमें, या फिर कोई नगर पालिका है उसके अंदर से स्थानीय क्षेत्र को निकाल दो वहाँ से। क्या है ये, यही तो है। पहला गठन है, कोई स्थानीय क्षेत्र उसको नगर पालिका घोषित कर दिया है। विघटन है, नगर पालिका का विघटन कर दिया है, ठीक है। प्लस कोई नगर पालिका है उसमें स्थानीय क्षेत्र ऐड कर दिया है। माइनस कोई नगर पालिका है उसमें स्थानीय क्षेत्र माइनस कर दिया, निकाल दिया वहाँ से। सब जानते हैं इतनी बातें। कौन नहीं जानता कि नई नगर पालिका बना दो, या जो नगर पालिका थी उसको हटा दो, या उसमें कोई स्थानीय क्षेत्र ऐड कर दो, या उसको स्थानीय क्षेत्र को हटा दो, सीमाओं में तो परिवर्तन हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो कि जो 2 नगर पालिका ए और बी, अदला बदली में ये है कि बी का जो सी पोर्शन है ना, वो बी से निकल के ए नगर पालिका को दे दिया। ये जो सी स्थानीय क्षेत्र है इसको यहाँ से निकाल के किस में दे दिया, ए नगर पालिका को दे दिया। तो ये अदला बदली होगी ना। या इसका कोई क्षेत्र है उसको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। एक ये पॉइंट बनता है। तो 5 पॉइंट याद नहीं रहेंगे, पता नहीं है क्या, पता है आपको। अब याद क्या करना है, गठन, विघटन, प्लस, माइनस, अदला बदली। याद रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या है। अब देखो, अब आगे समझना थोड़ा सा ध्यान से कि गठन कहीं कर रहे हैं या फिर कहीं पे प्लस कर रहे हैं, यानी नगर पालिका नए स्वरूप में आ रही है, नगर पालिका बन रही है कहीं पे, यानी नगर पालिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। या तो यानी ना तो उसका विघटन हो रहा है, ना उससे कुछ माइनस हो रहा है, ना तो उसका विघटन हो रहा है, ना उसका माइनस हो रहा है। यानी नगर पालिका का या तो गठन हो रहा है, या नगर पालिका में कोई स्थानीय क्षेत्र जुड़ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर
तो वहाँ पे चुनाव कन्फर्म है, वहाँ पे क्या होंगे, चुनाव होंगे, तो ठीक है। और चुनाव कितने दिनों में, क्योंकि नया क्षेत्र जुड़ेगा, नए क्षेत्र जुड़ेंगे तो वहाँ पे नए सदस्य चुने जाएंगे। नए सदस्य चुनने के लिए चुनाव इलेक्शन होंगे, वो कितने दिनों में होंगे, वो 6 महीने में करवाने जरूरी होंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, जहाँ पे विघटन होता है, जहाँ पे माइनस वाला मामला आता है, वहाँ पे कोई ना कोई क्षेत्र हटेगा ना, जो क्षेत्र हटेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सदस्य भी हट जाएंगे। बड़ी नॉर्मल सी बात है, कोई इसमें मतलब वो भाषा क्लिष्ट है इसलिए आपको शायद वो टफ लग रही होगी, बाकी धारा 3 में है क्या, ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो ध्यान से, अभी गठन किया, स्थानीय क्षेत्र था, उसको नगर पालिका घोषित कर दी, ठीक है। 6 माह के अंदर जो नया नगर पालिका क्षेत्र बना है उसमें 6 माह में चुनाव करवाने जरूरी है, ठीक है। और ये 6 माह में चुनाव करवाने जरूरी है, यहाँ से थोड़ी पढ़ रहे हो, संविधान में कहीं नहीं पढ़ा गया है। संविधान में पता नहीं कितनी जगह राज्यसभा लोकसभा चुनाव होते हैं, वहाँ पे उनकी भी तो समय अवधि 6 माह के अंदर चुनाव करवाने की है, नियत दिन से। इसमें एक उपबंध ने लिखा है कि नियत दिन से, और वो नियत दिन कौन सा होगा, जिस दिन नगर पालिकाओं के परिसीमन की अधिसूचना राज्य सरकार नोटिस में, मतलब गजट में नोटिफाई करेगी, उसी दिन से गिना जाएगा, उसी दिन से आगे के 6 माह गिने जाएंगे। तो नया क्षेत्र बनाया तो भाई चुनाव करवाने पड़ेंगे, पहली बात होगी। अच्छा, इसमें क्या होगा, प्लस वाले में भी जो नया स्थानीय क्षेत्र जुड़ा है उसमें 6 माह में चुनाव करवाने पड़ेंगे। बात आ गई समझ में। विघटन वाले मामले में देखो और माइनस वाले मामले में देखो, नगर पालिका विघटन हो जाएगा, नगर पालिका का विघटन हो जाएगा तो सदस्य वहाँ से हट जाएंगे। ये क्षेत्र को इसको साइड में निकाल दिया, ये क्षेत्र माइनस हुआ है तो इस क्षेत्र के सारे सदस्य अपने आप हट जाएंगे। क्या समझ में नहीं आ रहा? गठन और प्लस जहाँ पे होता है ना, तो वहाँ पे तो चुनाव होंगे, क्योंकि नया क्षेत्र जुड़ रहा है, वहाँ पे नया क्षेत्र जुड़ रहा है तो नए सदस्य आएंगे, नए सदस्य लाने के लिए चुनाव करवाने होंगे। विघटन में और माइनस में तो कुछ है ही नहीं, जो क्षेत्र निकल रहा है वो सदस्य भी निकले जा रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे ये जी देखो कि हाँ, एक ये अदला बदली वाला बाद में देखते हैं। अच्छा, गठन और प्लस में एक चीज़ और हो रही है, गठन और प्लस में एक चीज़ और ये होगी कि कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कोई ये स्थानीय क्षेत्र था, नगर पालिका बन रहा है। यहाँ पे भी ये स्थानीय क्षेत्र था, ये नगर पालिका की सीमा में आ रहा है, तो नगर पालिका की शर्तों को तो फुलफिल करेगा ना। तो वो क्या बन रहा है, कोई स्थानीय क्षेत्र है, वो क्या बन रहा है, नगर पालिका बन रहा है। कोई स्थानीय क्षेत्र है, वो क्या बन रहा है, नगर पालिका में आ रहा है। तो नगर पालिका के संपूर्ण नियम, उपनियम, आदेश, निर्देश, अधिसूचना, प्रदत्त शक्तियाँ उस तिथि से उस क्षेत्र पर भी लागू हो जाएंगी। लागू क्यों नहीं होगी भाई, होगी लागू। तो कोई क्षेत्र नगर पालिका बन रहा है तो उसमें नगर पालिका अधिनियम के सारे उपबंध लागू होंगे ही, इसमें कोई लिखने वाली बात क्या है इसमें, ठीक है। वो शर्तें फुलफिल कर रहा है इसीलिए उसको नगर पालिका बनाया गया है, और नगर पालिका बनाया गया है तो उसमें वो सारी शर्तें तो लागू होगी ना, तो इसमें कोई नई चीज़ थोड़ी है, पता है आपको। अच्छा, उसके बाद में देखो, विघटन में सदस्य हट जाते हैं, ये चीज़ देख ली। अच्छा, वो क्षेत्र अब कोई स्थानीय क्षेत्र का या तो विघटन हो रहा है या वो स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से बाहर निकल रहा है, तो वो कोई स्थानीय क्षेत्र जो था, ये जो स्थानीय क्षेत्र था वो नगर पालिका अब नहीं रहा, नगर पालिका नहीं रहा भाई। तो इसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। अब इसका फ्यूचर क्या होगा, इन दोनों का फ्यूचर देख लिया अपन ने। कोई नगर पालिका घोषित होता है, उनका फ्यूचर ये है कि नगर पालिका अधिनियम के उपबंध सारे लागू, उस पर सारे लागू हो जाएंगे, ठीक है। अब नगर पालिका का विघटन हो गया या वो स्थानीय क्षेत्र था वो नगर पालिका नहीं रहा, अब वो नगर पालिका नहीं रहा तो उसका फ्यूचर क्या होगा वो देखते हैं। तो इस क्षेत्र में जितनी भी उसके अधिकार थे, उसकी लायबिलिटीज़ थी, राइट्स थे, और उनकी जो फंड्स थे, निधि थी, और सारी आसक्तियाँ थी, जितने भी कर्तव्य थे। देखो, इस क्षेत्र के अधिकार, प्रभार, दायित्व, लायबिलिटीज़ और अतिशेष निधि यानी कोई फंड और कोई आगम जो आने वाला है, और कर वगैरह के रूप में, जिस भी रूप में कोई भी मतलब राशि आने वाली है उनके पास, सारी चीज़ें या तो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। अब ये क्षेत्र क्या रहा, नगर पालिका नहीं रहा, तो इसके जो भी लायबिलिटीज़ वगैरह होंगी, जो भी राइट्स वगैरह होंगे, वो सारे किस में निहित हो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। अब वो स्थानीय क्षेत्र ऐसे ही तो नहीं पड़े रहेगा, उसका कुछ तो फ्यूचर होगा ना, उसके जो प्रभार होंगी, उसकी जो आसक्तियाँ होंगी, उसकी जो लायबिलिटीज़ होगी, वो किसी न किसी के पास तो जाएंगे। किसके पास जाएंगे, या तो राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे, और राज्य सरकार उसके जो आगम है उनका यूज उनके विकास में करेगी, ठीक है। तो राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे, पहली बात। मान लो कोई नगर पालिका, कभी कभी ऐसा होता है, कोई नगर पालिका का विघटन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नगर पालिका का साइज़ थोड़ा छोटा था, जनसंख्या घनत्व भी कम था, जनसंख्या भी कम थी, और वहाँ पे कृषि कार्य करने वाले ज़्यादा थे, इसलिए उसको वापस नगर पालिका से ग्राम पंचायत बनाना ज़्यादा उचित था, ग्राम पंचायत बनाना ज़्यादा उचित था, तो उसका विघटन किया था। उसका विघटन करने के बाद में क्या हुआ, स्थानीय प्राधिकारी में उसकी स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में वो चली जाएगी। अच्छा, इस बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे स्थानीय प्राधिकारी क्या है, यहाँ पे ठीक है, नगर पालिका, दोबारा देख लो, नगर पालिका का विघटन हो रहा है,
नगर पालिका वो क्षेत्र नहीं रहा तो उसकी सारी लाइबिलिटीज़ वगैरह, राइट्स वगैरह या तो राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, या फिर वो किस में निहित हो जाएंगे, या हो जाएंगे स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में, लोकल अथॉरिटीज़ जो होती है ना, लोकल अथॉरिटी, उसकी अधिकारिता में वो चले जाएंगे। वो क्षेत्र जिनकी नगर पालिका अब नहीं, जो नगर पालिका अब नहीं रहे हैं, वो स्थानीय क्षेत्र अब लोकल अथॉरिटीज़ के अंडर चले जाएंगे, उनकी अधिकारिता में चले जाएंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर मतलब अब ये स्थानीय प्राधिकारी है क्या? अच्छा, स्थानीय प्राधिकारी क्या है यहाँ पे? मान लो कोई नगर पालिका थी, वो अब ग्राम पंचायत उसको ग्राम पंचायत बना दी गई, उसको क्या बना दिया गया? ग्राम पंचायत बना दिया गया। क्या बना दिया गया? ग्राम पंचायत बना दिया गया। ठीक है, यह हो सकता है कि उस क्षेत्र को छावनी क्षेत्र घोषित कर दिया गया हो, उस क्षेत्र को छावनी क्षेत्र घोषित कर दिया गया हो, या फिर कोई ऐसी प्राइवेट संस्था के अंडर उस क्षेत्र को घोषित कर दिया गया हो, तो उस स्थानीय प्राधिकारी जो है, स्थानीय लोकल अथॉरिटीज जो है, उसके अंडर वो उसके सारे ये जो अधिकार, प्रभार, दायित्व, अतिशेष है उसके अंडर चले जाएंगे। ठीक है, अभी समझ में आ गए? बात यहाँ पे सीधी सी ये है, अगर विघटन होता है या क्षेत्र माइनस होता है, या तो विघटन होता है या माइनस होता है, तो वो सदस्य तो हट जाएंगे वहाँ से। ठीक है, अब इस क्षेत्र का भविष्य क्या होगा? ये क्षेत्र या तो राज्य सरकार के पास चला जाएगा, राज्य सरकार के अंडर आ जाएगा, या वो क्षेत्र किसी लोकल अथॉरिटीज के अंडर चला जाएगा, स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में चला जाएगा। अब स्थानीय प्राधिकारी क्या है यहाँ पे? या तो ग्राम पंचायत बन जाएगा वो, या फिर कोई सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर और अलग किसी प्राइवेट संस्था के अंडर चला जाएगा। ठीक है, तो उसके जैसे वो उनके जिसके भी अंडर जाता है, उसके सारे राइट्स, प्रभार, दायित्व, अतिशेष उनके अंडर चले जाएंगे। ठीक है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी वो। बात इतनी सी है, 4 चीज़ें याद रखनी है आपको, वैसे तो 5 याद रखनी है, लास्ट में देखते हैं अभी कि या तो गठन हो सकता है, या विघटन हो सकता है, या प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। कोई नगर पालिका बन सकती है या नगर पालिका हट सकती है। ठीक है, या नगर पालिका में कोई स्थानीय क्षेत्र ऐड हो सकता है, या उसमें से माइनस हो सकता है। जहाँ पे ऐड हो रहा है या नगर पालिका बन रही है, तो दोनों जगह पे क्या होंगे? 6 माह के अंदर चुनाव होंगे, क्योंकि नया क्षेत्र जुड़ा है तो वहाँ पे चुनाव कराने जरूरी है। 6 माह के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे, और अगर कहीं भी विघटन हो रहा है तो वो सदस्य अपने आप हट जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे गठन या प्लस हो रहा है, वो स्थानीय क्षेत्र तो अब नया जो स्थानीय क्षेत्र था वो नगर पालिका बन गए, तो वहाँ पे नगर पालिका अधिनियम के सारे नियम, उपनियम वगैरह, आदेश वगैरह लागू हो जाएंगे। और जिनका विघटन हो रहा है वो स्थानीय क्षेत्र अब नगर पालिका नहीं रहा, तो उसका फ्यूचर क्या होगा? या तो वो राज्य सरकार के अधीन चला जाएगा, ठीक है, या फिर वो किसी स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में चला जाएगा। इतनी सी बात याद रखनी है, समझ रहे हो? ये जब काम होता है तो यहाँ पे कोई लोकल अथॉरिटीज़ के अंडर में चले जाएंगे, या राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। और इसमें क्या हो रहा है? कोई स्थानीय क्षेत्र है, नया नगर पालिका बन रहा है, तो उसमें नगर पालिका अधिनियम 2009 के नियम उपनियम लागू हो जाएंगे। इतनी सी बात है, सबको पता है। अब अदला बदली वाला सीन क्या है? देखो, पार्ट बी से कोई सी क्षेत्र था, वो अपने ए नगर पालिका में दे दिया, उस क्षेत्र को ए नगर पालिका में घोषित कर दिया। कौन कर सकता है ऐसा काम? राज्य सरकार करेगी, दोनों नगर पालिका के परामर्श। और बाद में क्या होगा? राज्य सरकार ऐसा करेगी तो दोनों नगर पालिका से उनको परामर्श करना पड़ेगा, और परामर्श करके वो जो सी है ना, ये जो सी क्षेत्र 20 से आया है, जो सी क्षेत्र जो है वो 20 से आया है, तो सी के जो दायित्व, संपत्ति और निधि के भाग हैं, मतलब पूरी नगर पालिका बी जो है उसकी जितनी टोटल संपत्ति है उसमें से सी का कितना भाग है, समझ रहे हो क्या? बी के पास कितनी निधि है, कितनी आसक्तियाँ हैं, कितने उनके प्रभार हैं, टोटल चीज़ें जो कितनी हैं बी के पास, उसमें से सी का भाग कितना है, सी का भाग कितना है। और ये तय कौन करेगा? सी का भाग कितना है ये करेगी राज्य सरकार तय, और दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श करने के बाद में। और जब उस भाग को जो राज्य सरकार को ठीक लगेगा, उचित लगेगा, उस प्रभार को किसे सौंप देंगे? वो ए को, क्योंकि इसको सी को ए में मिलाया है, तो ए नगर पालिका को वो सारा प्रभार सौंप दिया जाएगा, उसमें निहित कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी बातें। आप इसको बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में पढ़ना, इसमें कोई ज़्यादा मतलब वो बनाने वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये गठन विघटन प्लस माइनस ये पॉसिबिलिटी है, अदला बदली वाली पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी और है, वो बाद में बताऊँगा मैं अभी आपको। गठन विघटन प्लस माइनस अदला बदली, ठीक है। जहाँ पे गठन हो रहा है वो स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका बन जाएगा, कोई भी स्थानीय क्षेत्र है उस अगर वहाँ पे नगर पालिका घोषित कर दी जाती है तो 6 माह में चुनाव करवाने जरूरी होते हैं, और इस नगर पालिका में नगर पालिका के संपूर्ण नियम, उपनियम, आदेश, निर्देश, अधिसूचना, प्रदत्त शक्तियाँ उस स्थिति से उस क्षेत्र पर लागू हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरा कि नगर पालिका अगर विघटन कर दिया जाता है तो वहाँ के सदस्य हट जाएंगे, तो वो स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहा अब, तो इस क्षेत्र के अधिकार, प्रभार, दायित्व, लाइबिलिटीज़ और अतिशेष, निधि और अन्य कोई आगम राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे,
किस में निहित हो जाएंगे, राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे, या फिर किस में निहित हो जाएंगे, वहाँ पे कोई लोकल अथॉरिटीज़ जो है उसके अंडर आ जाएंगे, उसकी अधिकारिता में आ जाएंगे। वो लोकल अथॉरिटीज़ क्या हो सकती है, वो ग्राम पंचायत हो सकती है, वो कोई छावनी क्षेत्र हो सकता है। मान लो नगर पालिका का विघटन किया है तो इसको या तो ग्राम पंचायत बनाया होगा, या कोई सैनिक क्षेत्र घोषित किया होगा, या कोई अन्य कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह वहाँ पे बना होगा, तो वहाँ पे नगर पालिका के नियम लागू नहीं होंगे, तो उसकी अथॉरिटी में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या है, ये वही है, कोई क्षेत्र ऐड किया है तो ये नगर पालिका बना है नया, मतलब ये नगर पालिका में ऐड हुआ है तो यहाँ पे नए सदस्य लाने पड़ेंगे, नए सदस्य के लिए 6 माह में चुनाव करवाने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर दोनों को अगर देखें, दोनों में सेम बातें ये लागू हो रही है। नगर पालिका में कोई क्षेत्र निकाला जा रहा है तो वहाँ पे सदस्य तो ऑटोमेटिक हट जाएंगे, और दोनों में यही सेम बात इसमें होगी। इसमें अदला बदली में क्या है, सी क्षेत्र यहाँ पे जा रहा है तो सी क्षेत्र में के जो भाग में, सी के जो भाग में आ रहा था, सी के लिए जो था, जितनी भी ये चीज़ें थी वो राज्य सरकार ए को दे देगी। ए के पास जा रहा है तो ए को दे देगी। इस चीज़ को बार बार पढ़ना, 2-3 बार देखना, और जो चीज़ समझ में नहीं आई वो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, कि यहाँ पे थोड़ी समझ में नहीं आई तो हम आपको अगली क्लास में दोबारा बता देंगे, बट आप इसको पढ़ना एक बार, और अगर समझ में आ जाए तो भी बताना कि हाँ ठीक है समझ में आ गया। इसमें कोई और चीज़ ऐड करनी हो ना, आपको किताब में कोई लगे कि और चीज़ अलग से दिख रही है आपको, तो वो यहाँ पे शॉर्ट तरीके से नोट कर लेना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में ना अपने खुद के रजिस्टर में अपने हिसाब से बना लेना इसको। ठीक है, ठीक है भाई, देखो भी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे आगे कि नगर पालिकाओं का जो परिसीमन है उसमें और क्या तरीके होते हैं। नगर पालिकाओं के परिसीमन का और कौन सा तरीका होता है, अगर आप सोचो तो आपके दिमाग में क्या आएगा नहीं, 2 नगर पालिकाओं को मिला भी सकते हैं। ठीक है, 2 नगर पालिकाओं को आराम से मिला भी सकते हो, या 2 नगर पालिकाओं को अलग अलग, या कोई बड़ी नगर पालिका उसको 2 छोटी नगर पालिकाओं में भी डिवाइड कर सकते हो। मान लो एक बड़ी नगर पालिका है, उसको 2 छोटी नगर पालिका बना दो, या 2 छोटी नगर पालिका उसको मिला के एक बड़ी नगर पालिका बना दो, ये भी तो परिवर्तन है। या फिर कोई गाँव है, कोई ग्राम पंचायत है, उसको नगर पालिका बना दो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। 1 मिनट। अब देखो 3 तरीके और बता रहा हूँ। अभी मैंने कितने 5 तरीके बताए थे आपको, गठन, विघटन और प्लस माइनस और अदला बदली। ठीक है, ये 5 तरीके बताए थे। अभी नगर पालिकाओं की में परिसीमन के 3 तरीके और हैं अपने पास। उन 3 तरीकों को पढ़ लो, बाद में अपना काम धारा 3 से रिलेटेड जितना भी काम है कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना भाई। अब तीन तरीके और कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक बड़ी नगर पालिका है, उसको 2 छोटी नगर पालिकाओं में, सॉरी पहले देख लो, ये 2 छोटी नगर पालिका है उसे एक बड़ी नगर पालिका बना दो, या एक बड़ी नगर पालिका है उसे 2 छोटी नगर पालिकाएं बना दो, या फिर एक देखो इसमें क्या है कि कोई गांव है उसको नगर पालिका में ऐड कर दो। यही तो करना है। 3 तरीके हैं। अब ये 2 केस अलग अलग से बनाए ना, ये बाद में समझेंगे एक बार, ये बाद की बात है। पहले तो इतना ध्यान रखो कि एक गाँव है या उसका कोई क्षेत्र है, उसको नगर पालिका में अपन ऐड कर रहे हैं, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो ये 3 तरीके हो गए। ठीक है, इन 3 तरीकों को याद रखना। याद रखने वाली क्या बात है, बड़ी नगर पालिका तो उसको छोटी कर देंगे, और 2 छोटी नगर पालिका है उसको एक बड़ी नगर पालिका बना देंगे, और एक गांव का क्षेत्र है उसको नगर पालिका में ऐड करना है। 3 ही तो चीज़ है, और इसमें कोई चीज़ है ही नहीं। अब देखो 2 छोटी नगर पालिकाओं को मैं ऐड करके एक बड़ी नगर पालिका बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसमें फर्स्ट लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट नगर पालिका है, ये सेकंड नगर पालिका है, और ये फर्स्ट नगर पालिका है। ठीक है, देखना कैसे है ये है ना, मान लो ये फर्स्ट नगर पालिका है, ये फर्स्ट नगर पालिका, इसके ये थोड़ी बड़ी डोमिनेटिंग है, इसके अंदर अपन सेकंड नगर पालिका पार्ट बना रहे हैं। जैसे सेकंड वाला पार्ट मिलेगा तो ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये तो सिस्टम क्या है, इसके अंदर मैंने सेकंड वाला पार्ट मिलाया है, सेकंड नगर पालिका को इसके अंदर ऐड किया है, तो ये बड़ी हो गई, इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ी नगर पालिका हो जाएगी। अब देखो जो सेकंड नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य है ना, वो इस फर्स्ट नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रह के नॉर्मल सदस्य ही समझे जाएंगे, पार्षद सदस्य, पार्षद या निगम पार्षद वगैरह समझे जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं अपन। फर्स्ट नगर पालिका को अगर सेकंड नगर पालिका बनाता हूँ तो यहाँ पे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सेकंड नगर पालिका हो जाएगी, क्योंकि सेकंड के अंदर फर्स्ट वाली मिल गई है तो सेकंड बड़ी हो जाएगी। तो फर्स्ट नगर पालिका के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सरपंच सदस्य जो है वो इसके नॉर्मल सदस्य समझे जाएंगे, सेकंड वाली के। बात समझ में आ गई होगी। जो लिखी है ना उसका उल्टा भी तो हो सकता है। सेकंड को मिला रहे हैं यहाँ पे अपन, फर्स्ट को भी तो मिला सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे सेकंड को फर्स्ट में मिलाया इसलिए फर्स्ट बड़ी हो गई है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये जो सेकंड वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नॉर्मल सदस्य थे वो इसके सदस्य समझे जाएंगे। पहली बात तो ये अपन देख रहे हैं, जो नगर पालिकाएं मिलाने के बाद, नई नगर पालिका सीमा में परिवर्तन करने के बाद, यानी परिसीमन होने के बाद इसके जो सदस्य हैं उनका क्या भविष्य है। ठीक है, ये देख रहे हैं अपन। अब देखो दूसरा काम क्या है, एक बड़ी नगर पालिका से 2 छोटी नगर पालिकाएं बना रहे हैं अपन। ठीक है, ये बड़ी नगर पालिका है,
ये बीच में इस पार्ट से कन्फ्यूज मत होना। पूरी फर्स्ट ये फर्स्ट नंबर दिया है, इसको पूरी बड़ी नगर पालिका, इसे 2 नगर पालिका है, फर्स्ट और सेकंड। अगर ये फर्स्ट नगर पालिका बड़ी है तो बाद में छोटी रह जाएगी और इससे सेकंड नगर पालिका अलग हो जाएगी, ठीक है। एक नगर पालिका से 2 नगर पालिकाएँ बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे तो सदस्य और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों के अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष चाहिए होंगे। तो यहाँ पे नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ जाएंगे, इन्हीं सदस्यों से निकल गए। बाकी बात ये, जिस क्षेत्र को अलग किया ना, जिस क्षेत्र को अलग किया वहाँ के सदस्य अब सेकंड नगर पालिका के सदस्य हो जाएंगे। वो पहली वाली नगर पालिका के सदस्य नहीं रहेंगे। अब वो जो नई नगर पालिका बनी है उसके सदस्य हो जाएंगे। जो पार्ट अलग किया है उसके जो सदस्य हैं वो सेकंड नगर पालिका के सदस्य हो जाएंगे। तो इसमें कोई समझाने वाली बात थोड़ी है, बस भाषा क्लिष्ट है, इसलिए वो समझ में नहीं आ रही होगी। आपको भी पता है यार कि कोई क्षेत्र को अलग करेंगे, उस क्षेत्र के सदस्य मान जाएंगे तो उसी के सदस्य होंगे ना, वापस फर्स्ट वाले के थोड़ी सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें कोई गांव है, गांव छोटा सा गांव है, उसको नगर पालिका के अंदर अपन ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको नगर पालिका में ऐड करें तो सीमा में परिवर्तन हो जाएगा, नगर पालिका की सीमा यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। इस गाँव को ऐड किया तो गाँव छोटा है, नगर पालिका बड़ी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, गाँव के जो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच है ना, वो इस नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। क्या समझे जाएंगे? सदस्य, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, बहुत जगह नगर पालिका छोटी सी है पर उसके अंदर एक बड़ा सारा गांव, एक बड़ी ग्राम पंचायत उसके अंदर अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं। तो देखो इसके जो सरपंच होंगे ना, उप सरपंच और वार्ड पंच होंगे ना, इस नगर पालिका के क्रम से क्या, सरपंच को अध्यक्ष समझा जाएगा, उप सरपंच को उपाध्यक्ष समझा जाएगा और वार्ड पंच नॉर्मल सदस्य रहेंगे। जो डोमिनेटिंग होगा वही काम होना है। देखो यहाँ पे नगर पालिका डोमिनेट है तो नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहेंगे, जबकि इसके सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच भी इसके सदस्य हो जाएंगे। जबकि गांव अगर बड़ा है तो इसके सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बन जाएंगे। कहानी समझ में आ रही होगी यहाँ तक। अब देखो मैंने लिखा 6 माह में चुनाव। मैंने स्टार्टिंग की थी ना धारा 3 की, तो मैंने एक बात कही थी आपको, जहाँ पे भी ऐड वाला मामला हो, मान लो अपने पढ़ा था गठन, जिसमें नई नगर पालिका अपने गठित की थी, ठीक है। एक पॉइंट पढ़ा था, एक में पढ़ा था कि कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका में ऐड किया जाता है, वहाँ पे भी ऐड हुआ। यानी गठन और ऐड वाले मामले में हमेशा चुनाव 6 महीने में करवाने जरूरी होते हैं। यहाँ पे अगर ये स्थिति बनती है तो यहाँ पर भी 6 महीने बाद में चुनाव होंगे ही। और मैंने ये भी कहा था ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, नॉर्मली होता ये है कि चुनाव के टाइम पे ऐसा कुछ किया जाता है परिवर्तन, ताकि चुनाव साथ साथ ही हो जाए पूरे, ठीक है। तो ये बस, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखो इस चीज़ से, इसमें और कुछ बातें अलग से लिखी हुई नहीं है, इसके अंदर एक बात और लिखी हुई है। मान लो कोई स्थान जो है दोनों नगर पालिकाओं की सीमा पर स्थित है, वो स्थान कौन सा है? वो या तो कोई कारोबार स्थान है, उद्योग धंधा वहाँ पे चल रहा है, कोई भंडार गृह, कोई विनिर्माणशाला है, या फिर कोई आवास गृह बना हुआ है, कुछ भी चीज़ बनी हुई है इसकी सीमा पे जो बनी हुई है वो किस नगर पालिका में आएगी? इसकी सीमा पर अगर कोई क्षेत्र है वो किस नगर पालिका में इंक्लूड किया जाएगा? मान लो कौन सा कारोबार का स्थान है, उद्योग है, ठीक है, भंडार गृह है, कोई विनिर्माणशाला है और आवास गृह, कोई भी चीज़ अगर इसकी सीमा पे है तो वो किस नगर पालिका में आएगी? किस नगर पालिका में ये आएंगे? इसकी शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगी, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगी, गजट नोटिफाई करेगी, गजट में नोटिफाई कर देगी कि ये फलानी नगर पालिका में आएगा। कि मान लो ये विनिर्माणशाला है यहाँ पे सीमा में, कहते हैं कि फर्स्ट नगर पालिका में आएगी तो वो फर्स्ट में आएगी। तो इसका पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। जो सीमा में पार्श्व, जो 2 नगर पालिकाओं की पार्श्व सीमा जो है उसमें अगर कोई क्षेत्र आ रहा है उसको किस नगर पालिका में ऐड करना है, वहाँ पे कौन सी नगर पालिका रहेगी, तो वो निर्धारित कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। ये शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें ये एक बात ऐड थी, इसमें 1-2 बातें और ऐड है और वो आपको पता है। देखो क्या क्या यहाँ पे क्या हुआ, गांव नगर पालिका बन गया, गांव या गांव का क्षेत्र क्या हो गया? नगर पालिका में शामिल हो गया। तो गांव नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू नहीं रहेगा वहाँ पे। अब क्या होगा? नगर पालिका अधिनियम वहाँ पे लागू होगा। देख लो, नगर पालिका के समस्त प्रावधान वहाँ पे लागू हो जाएंगे। यानी वहाँ पे वो क्षेत्र जो है नगर पालिका की अधिकारिता में आ जाएगा। वो किसकी अथॉरिटी बन जाएगा? वो नगर पालिका की अथॉरिटी बन जाएगा, ठीक है। अर्थात गांव या क्षेत्र के समस्त प्रभार दायित्व नगर पालिका में निहित हो जाएंगे। जितनी भी इसकी आसतियाँ हैं, जितने भी इसके प्रभार हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना इसकी, वो सारी की सारी नगर पालिका में निहित हो जाएंगी। सीधी सी बात है, और नहीं है वो तो, ठीक है जी। ये सारी मोटी मोटी चीज़ें अपनी धारा जो है 3 में लिखी हुई है। अच्छा एक चीज़ याद रखो ना, ये तो उपधारा 8 है ना, इसको याद रखना है। ये बाई चांस है, ये जो कोई गांव या गांव का क्षेत्र नगर पालिका हम ऐड कर रहे हैं, ये वाली बात जो है ना उपधारा 8 में लिखी हुई है। अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है। बाकी धारा 3 के नगर पालिकाओं का परिसीमन है, ठीक है। और 8 नंबर उपधारा में एक गांव
या गांव के क्षेत्र को नगर पालिका में ऐड करने वाला केस है। ठीक है, उसमें 5-7 पॉइंट कैसे लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ लेना, सारी यहीं से हो जाएंगे। वो उसमें कोई अलग नहीं लिखा हुआ है, सारी चीज़ें यही बात है कि नगर पालिका अधिनियम वहाँ पे लागू हो जाएगा। 1994 में पंचायती राज अधिनियम वहाँ पे लागू नहीं होगा, गांव नहीं रहेगा, नगर पालिका बन जाएगा। बस ये बातें लिखी हुई है, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से अपन इसका रिवाइज कर लेते हैं छोटी। ठीक है ना, धारा 3 को अपन एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। धारा 3 का नाम क्या है? नगर पालिकाओं का परिसीमन। कौन से अध्याय में आती है? दूसरे अध्याय में। ठीक है, नगर पालिकाओं का परिसीमन यानी डिलिमिटेशन, सीमाओं में परिवर्तन। धारा 3 है, 3 बातें याद रखनी है कि इसकी शक्ति क्या है। शक्ति किसके पास होगी परिसीमन की? राज्य सरकार के पास। सीमा निर्धारण का काम कौन है? कलेक्टर या उसके द्वारा निमित्त कोई प्राधिकृत व्यक्ति जो होगा वो खर्चा कौन उठाएगा? नगर पालिका खुद उठाएगी, जिसकी सीमा में परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या था? मैंने कहा था नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है। नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन अपने टोटल 8 प्रकार से पढ़ा है। ठीक है, जिससे पहले 5 टाइप पढ़े थे अपने। कौन से पढ़े थे पहले 5 टाइप? पहला पढ़ा था अपने गठन, दूसरा पढ़ा था विघटन, दूसरा क्या पढ़ा था? विघटन, और तीसरा क्या कौन सा पढ़ा था? दूसरा पढ़ा था अपने विघटन, तीसरा 2 तो ये हो गए। फिर क्या पढ़ा था? प्लस पढ़ा था, और चौथा पढ़ा था माइनस पढ़ा था, और 5 नंबर पे अदला बदली पढ़ा था। 5 नंबर पे अदला बदली पढ़ा था। ठीक है, ये मोटी चीज़ें अपने पढ़ी थी। मैंने कहा था गठन जहाँ पे भी होता है, ऐड जहाँ पे भी जो मामला होता है, दोनों में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। यहाँ पे 6 माह में चुनाव होंगे। क्या होंगे? 6 माह में चुनाव करवाने होंगे। क्या करवाने होंगे? चुनाव करवाने होंगे। और जब ऐड वाला मामला होता है तो सीधी सी बात है, नगर पालिका अधिनियम। दूसरी बात यहाँ पे पढ़ी थी अपने नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका एक्ट 2009 का जो है कि समस्त प्रावधान यहाँ लागू हो जाएंगे, यहाँ पे लागू हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ पढ़ी थी। अच्छा, कोई चीज़ जब माइनस वाली बात आती है, मतलब देखो ये विघटन वाली बात आती है यहाँ पे, तो वो क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहेगा। वो क्षेत्र कोई स्थानीय क्षेत्र है, वो नगर पालिका नहीं रहेगा, वो स्थानीय क्षेत्र बन जाएगा, नॉर्मल स्थानीय क्षेत्र होगा वो। अच्छा, उस स्थानीय क्षेत्र को वहाँ से निकाल दें। तो पहली बात तो इसमें पड़ी थी कि सदस्य अपने आप हट जाएंगे। दूसरी बात इसमें क्या पड़ी थी? इस स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता किसके पास जाएगी? इस स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता किसके पास जाएगी? या तो राज्य सरकार के पास इसकी अधिकारिता राज्य सरकार में निहित होगी, राज्य सरकार, या फिर दूसरा क्या पड़ा था इसमें? लोकल अथॉरिटी के पास चली जाएगी। लोकल अथॉरिटी जैसे ग्राम पंचायत हुई, कोई सैन्य क्षेत्र हुआ, या कोई फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हुआ, उसके अंदर इसकी अधिकारिता निहित हो जाएगी इस स्थानीय क्षेत्र की। ठीक है, जो नगर पालिका से अलग हुआ है या नगर पालिका का गठन हुआ है, विघटन हुआ है। उसके बाद में तीसरा क्या है? 5वां कौन सा है? अदला बदली वाले मामले में क्या था? कोई क्षेत्र एक है, ए नगर पालिका में बी नगर पालिका का कोई क्षेत्र ठोक दिया, या ए नगर पालिका का कोई क्षेत्र है वो बी नगर पालिका में ला दिया, तो ये अदला बदली होती है। इसमें क्या होगी? इसमें ये होगा जो सी क्षेत्र जो है ना, जो सी क्षेत्र अपन इधर से उधर ट्रांसफ़र किया था, अदला बदली जिसकी की थी अपन ने, उस क्षेत्र के समस्त प्रभार वगैरह, दायित्व वगैरह, आसतियाँ वगैरह, आगम वगैरह टोटल के टोटल किस में हो जाएंगे? जिस नगर पालिका में वो जा रहा है, मान लो बी से ए में जा रहा है, तो ए में वो सारे प्रभार उसमें निहित हो जाएंगे, उस नगर पालिका में निहित हो जाएंगे। ये 5 तरीके तो ये पढ़े थे। उसके बाद अपन क्या पढ़े थे? उनसे रिलेटेड बातें, ये एक बातें उनसे रिलेटेड पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? एक बड़ी नगर पालिका है, यानी छठा था, एक बड़ी नगर पालिका है, उसको 2 छोटी में बनाया था। क्या बनाया था? 2 छोटी नगर पालिका में बनाया था। 7वां क्या पढ़ा था? 2 छोटी नगर पालिका थी, 2 छोटी नगर पालिका था, उसको एक बड़ी नगर पालिका में बनाया था। और उसके बाद 8वां क्या आंसर पड़ा था? एक गांव है या गांव का क्षेत्र है, उसको अपने क्या किया था? उसको नगर पालिका में ऐड किया था। तो यहाँ पे क्या देखा था? यहाँ पे ये देखा था जो छोटी नगर पालिका बनेगी उसके मतलब जो सदस्यों का वो देखा था। अच्छा, इसमें देखा था कि 2 छोटी नगर पालिकाएं एक बड़ी नगर पालिका उसे बना के बना रहे हैं। अगर मान लो फर्स्ट नगर पालिका के अंदर सेकंड नगर पालिका ऐड कर रहा हूँ, तो सेकंड नगर पालिका के जो सदस्य होंगे वो इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह होंगे, वो इसके सदस्य समझे जाएंगे। पहली बात ये पड़ी, इसमें यही पड़ा था। और इसके जो क्या था, इसमें गाँव या क्षेत्र को अगर ऐड करते हैं अपन, तो इसके अगर गांव छोटा है तो सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच नॉर्मल सदस्य समझे जाएंगे। अगर गांव बड़ा है नगर पालिका से, तो इसके सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच वगैरह भी होंगे, वो इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नॉर्मल सदस्य समझे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके एकदम दिमाग में होनी चाहिए। और अच्छा, इससे रिलेटेड 2-3 बातें और पढ़ी थी कि वहाँ पे वो गांव नहीं रहेगा, पंचायती राज अधिनियम 1994 में वहाँ पे काम नहीं करेगा। और क्या पढ़ा था इसमें कि नगर पालिका अधिनियम यहाँ पे लागू हो जाएगा। कोई भी आदेश निर्देश देने की शक्ति किसके पास होगी? राज्य सरकार के पास होगी। ठीक है, ये चीज़ें तो पढ़ी थी अपन ने। और एक इस पॉइंट के अंदर अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी, 2 छोटी नगर पालिकाएं जो बन रही है, जो 2 छोटी नगर पालिका यहाँ पे सीमा पे कोई क्षेत्र होगा,
तो उसको कौन सी नगर पालिका में भेजना है ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी, राज्य सरकार के पास क्या पावर होगी। ये धारा 3 थी, दोबारा रिवाइज करो तो ऐसे कर लेना खुद के रफ नोट्स बना के। और अब अपन चलते हैं धारा 4 पर। धारा 4 में क्या है, आराम से पढ़ना भाई, एकदम इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। ऐसे 2-3 बार पढ़ लोगे ना उसको, तो बार बार पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कौन कौन सी बातें याद रख ली। 6 माह में चुनाव कराए जाते हैं, सब जगह पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और कौन कहाँ जा रहा है वो अपने को खुद से ही अपनी अंतरात्मा में बता दे कि ये चीज़ ऐसे होगी। इसमें कोई है नहीं, बस भाषा थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बाकी और कुछ नहीं है, तो आराम से समझ लेना। अब बाकी जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा ना, तो आपकी खुद बे खुद सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। अब अपन धारा 4 पे बात करेंगे, ठीक। अब धारा 4 में क्या है, धारा 4 में क्या है, धारा 4 में है कुछ उपबंधों से छूट। कुछ उपबंधों से छूट, इसका मतलब ये है कि नगर पालिका अधिनियम में कुछ उपबंध ऐसे होते हैं जो कुछ नगर पालिकाओं के लिए उपयुक्त नहीं होते। क्या होते हैं, अनुपयुक्त होते हैं, ठीक है। जो नगर पालिका के लिए अनुपयुक्त हैं उन उपबंधों से छूट कौन दिलाती है, राज्य सरकार। उन उपबंधों से छूट प्रदान करती है राज्य सरकार। ये राज्य सरकार के पास क्या होती है, उसकी शक्ति होती है, ठीक है। और उन नगर पालिकाओं के लिए राज्य सरकार कुछ सुसंगत नियम भी बना सकती है। तो ये है धारा 4। धारा 4 में बस इतना सा लिखा है कि कुछ उपबंधों से छूट है और उसके सुसंगत नियम राज्य सरकार बना सकती है, अधिसूचना जारी कर सकती है गजट के अंदर, ठीक है। गजट में नोटिफाई करके ऐसा कर सकती है, ये धारा 4 में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं धारा 5 की। धारा 4 खास इंपॉर्टेंट नहीं है, धारा 5 इंपॉर्टेंट है। धारा 5 में क्या है, नगर पालिका की स्थापना और निगमन, ठीक है जी। नगर पालिका की स्थापना कैसे होगी, अच्छा इसको पहले से मतलब पहले आराम से समझ लेते हैं, उसके बाद में पूरी लैंग्वेज जो बुक में लिखी हुई है वो बताऊंगा आपको। इसमें क्या है, राज्य सरकार ने धारा 3 में क्या किया था, नगर पालिका गठित की थी। नगर पालिका का गठन किया था ना, कोई क्षेत्र है उसको नगर पालिका घोषित कर सकती है। वैसे नगर पालिका अगर एक क्षेत्र है उसको घोषित कर दिया उसने, ठीक है, उसको घोषित कर दिया, वहाँ पे नगर पालिका की स्थापना हो गई। कोई क्षेत्र है उसमें नगर पालिका की स्थापना हो गई। अच्छा, उस नगर पालिका को किस नाम से जाना जाएगा, उस नगर पालिका को जो क्षेत्र है उसी नाम से जाना जाएगा। क्षेत्र का नाम क्या है, एक्स है, तो नगर पालिका का नाम भी क्या होगा, एक्स होगा। यानी नगर पालिका एक्स ये क्षेत्र एक्स है तो नगर पालिका भी एक्स नगर पालिका कहलाएगी, ठीक है। उसी के नाम से निर्देशित होगी, वो ये लिखा हुआ है, उसी के नाम से निर्देशित होगी। अब देखो, अगर वाई क्षेत्र होता तो वाई नगर पालिका होती, और उसे जो इसकी स्थापना होगी ना नगर पालिका की, वो एक्स नगर पालिका नाम से होगी, उस क्षेत्र के नाम से निर्देशित होगी, ये चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, जिस नाम से उसकी स्थापना होगी उसके नाम से उसका एक निगमित निकाय होगा। निगमित निकाय जहाँ पे कार्य संपन्न किए जाते हैं, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कार्य संपादित किए जाते हैं, ठीक है। उस नाम से उसके पास उसके शाश्वत अधिकार होंगे, उस नाम से उसकी सामान्य मुहर होगी। अच्छा, उस नाम से वो वाद भी चला सकेगी किसी के ऊपर, या फिर उसके ऊपर कोई वाद चला सकेगा, यानी उस नाम से लोग उसको जानेंगे, ठीक है। उस नाम से उसको जानेंगे, उसके नाम से अच्छा खासा निगमित निकाय होगा, ठीक है। ये चीज़ आती है समझ में। अब देखो, एक चीज़ इस साइड से समझ लिया आपने, अब इस साइड से देखना एक बार। अगर यह क्षेत्र संक्रमणकालीन क्षेत्र है, संक्रमणकालीन क्षेत्र का मतलब पहले ये गांव था, अब नगर की ओर विकसित, नगर की ओर इसका नगर की ओर ये अग्रसर हो रहा है, ठीक है। किसकी ओर, नगर की ओर अग्रसर हो रहा है, नगर बन रहा है, संक्रमण की अवस्था में है, ट्रांजिट स्टेट में है अभी तक। तो जब ये संक्रमणकालीन क्षेत्र में है तो वहाँ पे नगर पालिका बोर्ड की स्थापना होगी, ना कि नगर परिषद और नगर निगम की, ठीक है। अगर वह क्षेत्र लघुत्तर नगरीय क्षेत्र है तो वहाँ पे किसकी स्थापना होगी, नगर परिषद की स्थापना होगी। अगर वह क्षेत्र बृहत नगरीय क्षेत्र है, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे नगर निगम की स्थापना होगी। लघुत्तर और बृहत्तर में कैसे पता करोगे, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख के बीच में होती है, और बृहत्तर 5 लाख से अधिक जनसंख्या जिसकी होती है, ठीक है जी। इस साइड का भी समझ में आता है, इस साइड का भी समझ में आता है। अब इन दोनों को जो किताब में लिखा हुआ है ना अपनी बुक में, उसे जोड़ के थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, राज्य सरकार जो है एक्स क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर रही है। अगर वह क्षेत्र संक्रमणकालीन क्षेत्र है तो वहाँ पे नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाती है। तो किताब में लिखा हुआ है कि प्रत्येक संक्रमणकालीन क्षेत्र में एक नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जा सकेगी। प्रत्येक संक्रमणकालीन क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जा सकेगी, ठीक है। और उस नाम से, जो उस क्षेत्र का नाम है, उस नाम से उस नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। अगर अब ये मान लो ये एक क्षेत्र है, वो संक्रमणकालीन क्षेत्र है, तो ये संक्रमणकालीन क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी, और उस नगर पालिका बोर्ड का नाम होगा एक्स नगर पालिका बोर्ड, ठीक है। और उस एक्स नगर पालिका बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा, शाश्वत उसके पास अधिकार होंगे, सामान्य उसकी मोहर होगी, और उसके ऊपर वाद चलाया जा सकेगा। वाद चलाया जा सकने का मतलब है उस पर केस किया जा सकेगा। जिस तरह से अपन बहुत जगह पढ़ते हैं कि चंदू वर्सेज राजस्थान सरकार, चंदू वर्सेज भारत सरकार, ऐसे कुछ अपन पढ़ते हैं ना, तो वो वाद होते हैं।
तो अगर इसके ऊपर चंदू केस करता है, वाद चलाता है, तो किस नाम से होगा वो वाद? कोर्ट के अंदर किस नाम से वो लिखा जाएगा कि चंदू वर्सेस एक्स नगर पालिका बोर्ड। ठीक है। दूसरा ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में एक नगर परिषद की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में एक नगर परिषद की स्थापना की जाएगी। और किस नाम से स्थापना की जाएगी? जो नाम उस क्षेत्र का है। मान लो उस क्षेत्र का नाम एक्स है, तो एक्स नगर परिषद उसका नाम हो जाएगा। और उस एक्स नगर परिषद के नाम से एक निगमित निकाय काम करेगा, वहाँ पे काम संपन्न होगा इस नाम से। उसकी एक सामान्य मुहर होगी। मुहर मतलब कोई आदमी होता है ना, उसके सिग्नेचर होते हैं। इंडिविजुअल जो होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। जो एक पूरा सिस्टम काम करता है, वहाँ पे उस संस्था की एक मुहर होती है। उस पे लिखा होगा एक्स नगर पालिका परिषद। ठीक है। उस नाम से एक मुहर होगी, उस पर वाद चलाया जा सकेगा। ठीक है। तीसरी लाइन लिखी हुई है, प्रत्येक 72 नगरीय क्षेत्र में एक नगर निगम की स्थापना की जा सकेगी। और उस नगर निगम का जो नाम होगा वो इस क्षेत्र के नाम को निर्देशित करेगा। उस क्षेत्र का जो नाम होगा वही नाम नगर निगम का होगा, एक्स नगर निगम। और उसी के नाम से निगमित निकाय होगा। उसके पास उसके शाश्वत अधिकार होंगे, उसकी सामान्य मुहर होगी, और उसके नाम से उस पर वाद लगाया जा सकता है, वाद लड़ा जा सकता है। तो ये बात नगर पालिका की स्थापना व निगमन में लिखी हुई है। ये बात धारा 4 की थी, ये बात धारा 5 की है। धारा 5 में 2 पॉइंट हो रहे हैं। ठीक है। कोई नगर पालिका है, कोई क्षेत्र है। ठीक है। अगर वो नगर पालिका है तो भी ठीक है, नगर पालिका नहीं है तो भी ठीक है। नगर पालिका है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। राज्य सरकार वहाँ पे उस क्षेत्र के अंदर विकास प्राधिकरण का गठन कर सकेगी। जिस तरह से JDA जयपुर वाला और अजमेर वाला हो गया, उस प्रकार से विकास प्राधिकरण का गठन कर पाएगी। इसमें लिखा हुआ है किताब में, अगर वो नगर पालिका है तो उसको नगर पालिका से अपवर्जित कर सकती है और फिर वहाँ पे विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है। साथ में लिखा हुआ है उस नगर पालिका को वैसे का वैसा बने रहने दे सकती है, और उसके बाद उसमें विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है। कौन? राज्य सरकार। राज्यपाल के लिए एक बात लिखी हुई है कि राज्यपाल किसी क्षेत्र को अगर औद्योगिक नगरी नाम से निर्दिष्टित कर दे, यानी उसको औद्योगिक नगरी डिक्लेयर कर दे कि ये औद्योगिक नगरी है। ठीक है। तो औद्योगिक नगरी है तो वहाँ पे नगर पालिका का गठन नहीं किया जा सकता। 2 बातें ये एक्स्ट्रा लिखी हुई है धारा 5 में, और उसके अलावा ये मोटी मोटी बातें। तो ये याद रखना, संक्रमणकालीन क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाती है, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना की जाती है, और 72 नगरीय क्षेत्र के अंदर अपने नगर निगम की स्थापना की जाती है। याद रखना, जनसंख्या भी याद रखना है साथ में। क्राइटेरिया अकेला जनसंख्या का नहीं होता नगर पालिका बोर्ड वगैरह बनाने के लिए, और क्राइटेरिया भी लिए जाते हैं। जिस तरीके से उस क्षेत्र के अंदर कितने लोग कृषि कर रहे हैं, कितने लोग गैर कृषि कार्य कर रहे हैं, कितने लोग व्यवसाय कर रहे हैं, ये चीज़ भी वहाँ पे देखी जाती है। उनका घनत्व देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र अगर डिक्लेयर करना है तो वहाँ पे कृषि करने वाले ज़्यादा होने चाहिए, तब वो एक क्या होता है ग्राम पंचायत का रूप लेता है। ठीक है जी। ये चीज़ यहाँ तक आपके समझ में आ गई। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपने धारा 5 को भी ढंग से पढ़ा होगा, धारा 3 को भी ढंग से पढ़ा होगा। और ये हुआ कि इसमें टाइम आज इसलिए लग गया क्योंकि कुछ यहाँ पे डीजे चल रहा था, तो उस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। और कल की क्लास कल से टाइम पे क्लास आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं कल के मैनेज करेंगे। और आप है ना ध्यान से इनको पढ़ना और बार बार याद करना। और ये जो जिस प्रकार से मैंने बना रखे हैं वैसे आपसे अगर बन सके तो बना लेना, और अगर इस तरीके से बना के इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी हो तो वो भी ऐड कर देना। ठीक है। और मेहनत करना भाई, 60 दिन बहुत होते हैं, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे पता है आप इस क्लास में बहुत ज़्यादा बोर होते हो क्योंकि इसमें कोई डायलॉगबाजी वाली बात नहीं होती। ठीक है। तो आराम से पढ़ना, कंसंट्रेट हो गया। आधी क्लास ले लेना, फिर आधी बाद में ले लेना, पर ढंग से एकदम कंसंट्रेट बैठ के। बोर होगे, नींद आएगी, सब कुछ होगा, पर आप ढंग से क्लास लेना तो आपके समझ में आ जाएगी। आप धाराओं की टेंशन मत लेना कि धाराएं याद होगी कि नहीं होगी, आप साथ साथ पढ़ते जाना। 10 या 12 धाराएं एक साथ हो जाएगी, उसके बाद अपन एक साथ उसको याद करने की कोशिश करेंगे साथ में मिलकर। ठीक है। और लास्ट में अपन MCQ सेशन भी रखेंगे जिसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो मेरी ये बात मानो कि आपका बहुत अच्छा खासा मैटर तैयार हो जाएगा लास्ट दिन तक। तो आप 60 दिन साथ में जुड़े रहना और एकदम बड़े तरीके से इसको पढ़ते जाना। कंटिन्यू क्लास आती रहेगी और कंटिन्यू तरीके से आप पढ़ते जाना। ठीक है। अब कल अपन धारा 6 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो धन्यवाद सुनने के लिए और जय हिंद। ठीक है।